का ही है हरियाणा की। उसकी साप्ताहिक बैठक आज यहाँ मुख्य कार्यालय में संपन्न हुई है और हमें जो अब 9 तारीख को यमुनानगर में बैठक करनी है कार्यकर्ताओं की, वहाँ के यमुनानगर जिले के, उस संबंध में चर्चा हुई। और एक बैठक हमारी 12 तारीख को पानीपत में रोड धर्मशाला में होनी है, पानीपत ग्रामीण की और शहरी कार्यकर्ताओं की। उस संबंध में सारी चर्चा हुई आज। और मेरे भाई और बैठे हैं माननीय बलकार सिंह जी संधू एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, वो लीगल सेल की जिम्मेवारी ली है इन्होंने। और मेरे ये प्रदेश महामंत्री हैं राम कुमार जी कश्यप, इनको तो आप सब दिन से वाकिफ होंगे ही। और उधर जो है करण सिंह जी यहाँ एससी मोर्चा के जिम्मेवारी इन्होंने ली है आज। और किसी भी कारण से हमारे राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हमने अभी जिनको बनाया है कप्तान सिंह जी राणा, वो नहीं आ पाए। तो काम की वजह से, किसी काम की वजह से रुक गए हो। कल आए थे, आज भी आना था। तो विस्तार से इस बारे में बात हुई कि हमने लोगों के बीच में क्या लेके जाना है बात को। एकता शक्ति पार्टी यहाँ चली थी, उसके कुछ मुद्दे थे जो इस एरिया के लोगों को समझ भी आए थे। तो वह तो सारे के सारे मुद्दे साथ साथ एनसीपी के भी चल रहे हैं। और बाकी जो गुजरात मॉडल पे 2014 में इसकी वर्तमान में सरकार जो आई थी, किया इन्होंने कुछ भी नहीं है। और जहाँ एक धरातल पे विकास हुआ महाराष्ट्र में और माननीय शरद पवार जी द्वारा जो किया गया, तो हम उस विकास के बारे में लोगों से चर्चा करके चलेंगे। हरियाणा में भी हम वैसे ही चाहेंगे और हम तो चाहेंगे कि ऐसा मौका लगे कि इस बार माननीय शरद पवार जी प्रधानमंत्री बने और सारे हिंदुस्तान में वही महाराष्ट्र का मॉडल जो उन्होंने महाराष्ट्र में विकास जिस तरीके से किया है, जिस तरीके से उन्होंने खेती में सारा का सारा बदलाव किया कि पारंपरिक खेती से कैश क्रॉप की तरफ महाराष्ट्र को वो ले आए। अब आज महाराष्ट्र जो है फलों की और सब्जियों की एक हब बना हुआ है। और आपने भी पिछले दिनों समाचारों में देखा होगा कि वहाँ एक एक किसान ने टमाटर की खेती में करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ रुपए एक सीजन में कमाए भी हैं। और औद्योगिकरण जैसे महाराष्ट्र का उन्होंने किया कि वहाँ अब ऐसा एक रोजगार के अवसर इतने पैदा हो गए हैं कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी बिल्कुल ना बराबर है, कोई बेरोजगार है ही नहीं, बल्कि बाहर के राज्यों से लोग वहाँ जाके रोजगार के लिए बहुत गए हुए हैं। तो वैसे ही विकास हम यहाँ चाहते हैं। शिक्षा के बारे में जो प्रबंध महाराष्ट्र में है और सरकारी की तरफ से है और मुफ्त शिक्षा है, वैसे ही प्रबंध यहाँ भी हो। बहुत पहले सपने दिखाने वाली पार्टियां हमेशा आती रही है, पहले भी भाजपा ने सपना दिखाया। आपको बताता हूँ जी, जो जब हम पढ़ते थे तब भी गवर्नमेंट स्कूल का ही बोलबाला था जी, ठीक है ना। आज भी वैसा ही हो सकता है अगर उस शिक्षा में सुधार ठीक तरह से किया जाए जी, क्योंकि जो टीचिंग स्टाफ है गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा अच्छा है, प्राइवेट में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जी। अगर एजुकेशन वाइज हम ले। और ऐसे ही जो सरकारी अस्पताल हैं उन सारों को बहुत अच्छा किया जाए और कुछ प्राइवेट अस्पतालों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाएगा तो शिक्षा की सुविधाएं भी सारी की सारी मुफ्त दी जा सकती हैं लोगों को। इतना भारी टैक्स हमारे से लेते हैं लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में तो कोई सुविधा हमें नहीं मिल रही है। तो वह सारे की सारी एनसीपी का जब मौका लगेगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का, तो ये सारी की सारी सुविधाएं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उपलब्ध कराएगी। जनता मौका देना चाहती है। अब जो आप बात कर रहे थे वो हवाई वाली बात, वो मेरे को जी जी जी, जनता मौका देना चाहती है। परंतु अगर बात करें गुजरात मॉडल की बात तो भाजपा ने कही थी, एनसीपी पार्टी भी महाराष्ट्र की बात कर रही है। आखिर लोगों को लुभावने सपने दिए जाते हैं परंतु विकास की बात प्रकार से नहीं होती। ये तो सरकार तो हमेशा रहती है, किसी न किसी पार्टी की रहती है। ये तो उसका पास्ट, ये ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उसका पार्टी का, क्या वह सिर्फ बातों बातों तक सीमित है, वास्तव में काम करके दिखाती है। इस बारे में मैं माननीय शरद पवार जी के बारे में ये कह सकता हूँ, जो जो भी उन्होंने कभी कहा है वह कहते कम है और करते जाता है। जी, उन्होंने करके दिखाया है। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है
यूपी के बाद महाराष्ट्र है सबसे बड़ा राज्य, और उन्होंने वहां करके दिखाया है, तो सारे हिंदुस्तान में तो नहीं कर सकते होगा। मराठा जी, देश की राजनीति में इंडिया जिस तरीके से अपनी बैटिंग को लेकर के पूरे केंद्र में एक छा रही है, इस तरीके से आप हरियाणा की बैटिंग को किस तरीके से देंगे और क्या मद्देनजर से जो है एक समाज में विकास का संदेश दे सकते हैं? देखिए, आज के दिन की जहां तक बात है, अब तो सारे विपक्षी दलों का गठबंधन हो रहा है, जिसका नाम इंडिया इन्होंने रखा है जी, ठीक है। उसकी तरफ से लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि ये करनाल की सीट एनसीपी को मिलने जा रही है जी जी। तो अब हमारी तो पार्टी का सारा दारोमदार लोकसभा की जीत पे निर्भर करेगा, क्योंकि हम सारों का अब केंद्र बिंदु अब ये सीट ही हो गई। अब ये सीट की जब निकलेगी हरियाणा की बात तो उसके बाद होगी जी। अभी हम इधर उधर ध्यान नहीं करना चाहते, पहले अपना लोकसभा की सीट करना चाहते। मराठा जी, जिस तरीके से आप पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीतिक आपकी पकड़ है, समाज में आपका हरियाणा के प्रदेश का जिस तरीके से जनाधार है, उस जनाधार को आप 2024 में किस तरीके से आप कामयाब के रास्ता करना चाहते हैं? जैसे मैंने आपको भी बताया, लोकसभा की सीट निकलने के बाद विधानसभा की तरफ उसके बाद हम ध्यान देंगे कि विधानसभा, हमें तो माननीय शरद पवार जी ने 20-22 विधानसभा के बारे में बोला है कि 20-22 विधानसभा आप अच्छे से अपने लिए तैयार करो, ठीक है ना। गठबंधन किसी के साथ भी होगा तो वह 20-22 सीटें जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेने का प्रयास करेगी, लेकिन हमारी तैयारी भी होनी जरूरी है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। गैर जिम्मेदार बयान मुख्यमंत्री जी का सामने आ रहा है, मेवात के नूह में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर कि प्रशासन जो है हर एक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकता, चाहे आर्मी की बात करें चाहे पुलिस की बात करें। देखो, जो जान माल की सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती उस सरकार को रहने का वैसे सत्ता में कोई हक नहीं है, क्योंकि जान माल की सुरक्षा ही सबसे अहम जिम्मेदारी सरकार की है। और ये नूह के झगड़े यदि सरकार ठीक होती और मोनू मानेसर वगैरह जिनके आ रहे हैं नाम, या बजरंगी वगैरह जिनके नाम आ रहे हैं, उनको पहले ही काबू करती तो ये दंगे होने ही नहीं थे। ये दंगे उन्हीं के भड़काए हुए हम समझते हैं हो रहे हैं। और जिस तरह से बाद में सरकार प्रतिक्रिया में काम कर रही है, जिस तरह से वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक सारा नाम का होटल ही 3 मंजिल का होटल बना हुआ था, वह भी आज घेर दिया। अब मुझे नहीं पता किस कानून के तहत वह घेरा है जी, ठीक है ना। कोई अब इनके लिए कानून कुछ भी नहीं है, तो तानाशाही होगी जी, कुछ भी कर दो। आपकी साप्ताहिक की मीटिंग सही है, लेकिन आपको लगता है कि लोगों से जाकर मिलना चाहिए बीच में? वो तो मिलते ही हैं, बाकी 6 दिन मिलते हैं। अब उसमें इतवार को भी कोई कार्यक्रम होता है तो इतवार को भी दोपहर बाद कार्यक्रम में चले जाते हैं। मराठा जी, जिस तरीके से लंबे समय से आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, काफी उससे पहले भी एनसीपी रही है, लेकिन अब इस समय एनसीपी का एक अलग नया रूप आ रहा है, तो उस रूप को आप राजनीति के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर है, अभी भी पूरी जगह शाखाएं नहीं खुल पाई, तो उस शाखा को खोलने के लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं? हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी लगभग पूरी हो गई। जिले के जहाँ तक संगठन की बात है, जिला का संगठन पानीपत में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में, ये भी काफी सीमा तक हो चुका है। लेकिन अभी घोषणा नहीं की है हमने घोषणा नहीं की, घोषणा हम कर देंगे इसका महीने के अंदर अंदर हम सारा कर देंगे। उसमें यमुनानगर और अम्बाला को भी हम ले जाएंगे, उत्तरी हरियाणा सारा ही पूरा कर देंगे और प्रदेश कार्यकारिणी सारी पूरी कर देंगे। और कुछ समाज के लिए संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके की राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से कोई ऐसा संदेश जो समाज के लिए प्रेरित करता है? बस समाज को राष्ट्रवादी कांग्रेस सबको शुभकामनाएं देती है और अपेक्षा करती है कि इस बार इंडिया नाम के गठबंधन को सत्ता में लाएगी और निश्चित रूप से भारत का बहुत विकास होगा। और जो 2047 के सपने भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है ना, पूरे उसको ये इंडिया नाम का गठबंधन ही करेगा। 2024 के अंदर जो है राजनीतिक में जो अभी जो 2024 में उसमें राजनीतिक के अंदर एक अलग से समावेश आने जा रहा है, तो उस समावेश को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम बाद जो चलने का समीकरण बन रहा है? हरियाणा में नहीं, मैं समझता हिंदू मुसलमान का कोई असर होगा, और अब तो मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में इसका कोई असर होने वाला नहीं होने वाला। मूर्ति अनावरण हुआ कैथल में, गुज्जर समाज और राजपूत समाज आमने सामने हो गए,
इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया करेंगे? गुज्जर समाज कहता है कि मिहिर बोझ गुज्जर थे, राजपूत कहता है कि वो राजपूत थे, लेकिन 10 तारीख का समय दिया गया है। भाजपा के जो राजपूत थे, राजा भोज का नाम आम सुनते हैं, आम कहावत में भी आता है। तो राजा भोज तो सभी के थे, इतने बड़े आदमी थे वो सभी के थे। सदियों पुरानी ये बात है, तो अब दोबारा उसको क्या खरीदना है? बाकी सरकार थोड़ा लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है, होगी किसी की, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। जी धन्यवाद। सिर्फ पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, क्या करेंगे? हमारी वीकली बैठक होती है संडे, हर संडे, और इसमें हम एक समीक्षा करते हैं और अगले जो कार्यक्रम है उसको कैसे सफल बनाना है हम डिस्कस करते हैं। अभी जैसे आपने सवाल किया है, हमारी 9 अगस्त को तो एक मीटिंग है सरनी पहले से निगाहती, उसमें हमारी टीम लगी हुई है कि वहां पर भी हम पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। और एक हमारी मीटिंग 12 अगस्त की है रोड धर्मशाला पानी, उसमें भी हमारी टीम उतरी है फील्ड में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं अपनी पार्टी के साथ, और 36 बरादरी के लोग जुड़ते जा रहे हैं। मेरे साथ अभी एक करण सिंह जी एडवोकेट हैं और सिंह पात्री गांव है 10,000 वोट है, इनकी सरपंच भी है, इसराना हल्के से है। ये हमने एससी मोर्चे के चेयरमैन बनाए हैं। तो बलकार जी संधू जो है ये एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, और इनको हमने लीगल सेल का चेयरमैन बनाया हरियाणा। तो आपके सामने जो हमारे जो ये नेता बैठे हैं, ये जो है दर्शाता है कि जो हमारी जो पार्टी का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, 36 बिरादरी लोग जुड़ते जा रहे हैं। और हमारा जो हमने कार्यक्रम डिस्कस किया है, हमारी कार्यकारी अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय स्तर पे सुप्रिया सुले जी मेंबर पार्लियामेंट है, शरद पवार जी की सुपुत्री हैं, उनका कार्यक्रम भी हम शीघ्र ही जो है सितंबर माह में हम करने जा रहे हैं करनाल में। तो हम इस प्रकार से उस जो है तैयारी कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुला रहे हैं। हरियाणा में भी हम हमारी पार्टी का दिन दिन ग्राफ बढ़ रहा है। तो मैं स्वयं जो है कश्यप समाज से हूँ, चेयरमैन हूँ मौजूदा हरियाणा कश्यप राज्य सभा का, प्रधान भी रहा हूँ। हमारे समाज के चबेल सिंह कश्यप भी आपके पीछे बैठे हैं, राजकुमार कश्यप बैठे हैं, हमारे रघुवंत कश्यप बैठे हैं, और भी कश्यप समाज के लोग भी, बैकवर्ड क्लास के लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। हमारी पार्टी दिन दिन मजबूत होती जा रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में करनाल से लोकसभा से मराठा वीरेंद्र वर्मा जी भारी बहुमत से जीतेंगे। और शरद पवार जी ने तो ये घोषणा 22 मार्च को कर दी, हम टिकट के लिए तो निश्चिंत है, क्योंकि इतने बड़े नेता ने टिकट की घोषणा 22 मार्च को की है, और वो इंडिया गठबंधन की ये धुरी बने हुए हैं। आज नेता जी बात अगर कहें तो उधर एनडीए के मार्ग पर, और क्या तो एनसीपी पार्टी के सुप्रीमो ने घोषणा कर दी है कि हम टिकट करनाल से सबको मिलेगी जी, परंतु उधर अगर कहे तो कांग्रेस पार्टी पहले से तैयारी कर रही है कि कांग्रेस और एनसीपी का तो गठबंधन पहले से है, तो गठबंधन है जी, पहले से ही है। पहले शरद पवार जी ये घोषणा कर दी हमारा गठबंधन कांग्रेस एनसीपी से हो चुका है जी, 22 मार्च को घोषणा कर, और जो बाकी पार्टी उनसे भी होगा, और जो उनसे जो है बातचीत करना ये हमारा काम रहेगा। और मराठा वीरेंद्र वर्मा यहाँ से माननीय शरद पवार जी ने कहा था कि कांग्रेस का और एनसीपी का तो गठबंधन पहले ही है, उसकी तरफ से ये हमारे यहाँ प्रत्याशी होंगे मराठा वीरेंद्र वर्मा, और जो गठबंधन में नई पार्टियां और आएंगी उनको मनाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो ये सीट तो करनाल की एनसीपी को ही रहेगी, एनसीपी हरियाणा में एक ही सीट ले रही है। मराठा जी, जिस तरीके से अभी आपने बात भी कही है राजनीति के अंदर, क्योंकि राजनीति के गठबंधन में है, गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी हो तो गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो सारी की सारी उसको समर्थन देंगे। अगर किसी और पार्टी से आता है तो हम भी उसके साथ रहेंगे जी। एनसीपी पार्टी भी अपना काम कर रही है, हमने पहले बताया तो सही। अब भी सारे कितना तो इन्होंने बताया कि सारे के सारे तो हम जो है लगे हुए हैं, और पार्टी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और आदमी निरंतर इसमें जुड़ते भी जा रहे हैं, और इसकी ताकत बढ़ रही है जी। और निश्चित रूप से लोकसभा की सीट हम निकाल लेंगे, और 20-22 जैसे विधानसभा की जैसा हमें आदेश होगा माननीय शरद पवार जी का, वो भी वहाँ भी हम सफलता दर्ज करेंगे जी। वकील साहब करने जा रहे हैं ये जो संचारात्मक परिवार है एनसीपी का, इसके ही बढ़ाने के लिए जो पीछे कुछ कमियां थी, जब से प्रदेश अध्यक्ष
एनसीपी के शरद पवार जी ने वीरेंद्र मराठा जी की जिम्मेवारी सौंपी है, तभी से ये परिवार बढ़ रहा है। और हमारी पार्टी संगठनात्मक कार्य के लिए ही ये हर संडे को यहाँ पे मीटिंग होती है प्रदेश कार्यकारिणी। आज भी जैसे बहुत से पदाधिकारियों का जैसे आज घोषणा की गई है, वो शरद पवार जी के बिहाफ पे वीरेंद्र मराठा जी ने भी प्रदेश अध्यक्ष SC/ST के चेयरमैन बनाए हैं करण सिंह जी को। लीगल सेल का हरियाणा स्तर का चेयरमैन का जिम्मेवारी मुझे सौंपी है। तो इससे दर्शाता है कि भी ये संगठनात्मक कार्य ज्यादा हो रहे हैं। और दूसरा, 22 मार्च को शरद पवार जी ने करनाल में डिक्लेयर कर दिया गया था कि कांग्रेस और एनसीपी का एक अलायंस हो चुका है, जिसमें वीरेंद्र मराठा जी को, वीरेंद्र वर्मा जी को MP के लिए टिकट तो अनाउंस उन्होंने कर दिया है। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी जो बाकी रह गई है डिक्लेरेशन की। देखो, जब तक वो डिक्लेयर नहीं होता, जब तक अनिश्चितता बनी रहती है जी, तो वो संशय तो रहेगा जी। तो इसीलिए हम अपना कार्य करने में लग रहे हैं। पूरा हफ्ता काम करते हैं वीरेंद्र मराठा जी पूरे हल्के में, मुनक्स में। इधर पूरा असम का कार्यक्रम ये है पूरा कंप्लीट हो चुका है। पानीपत का 12 से शुरू हो जाएगा। पानीपत में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग करके उसके बाद संगठनात्मक कार्य और बढ़ जाएंगे। यमुनानगर में भी एक 9 तारीख की मीटिंग रखी गई है। तो इसलिए संगठनात्मक कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं, तो पार्टी का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। सर्व समाज के लोग इनसे जुड़ रहे हैं और अब की बार इनकी पलड़ा पूरा भारी रहेगा। अधिवक्ता के रूप में आप क्या? कोर्स में जितने भी एडवोकेट्स है, अभी जिस दिन मैंने मतलब एनसीपी को ज्वाइन किया तो मेरे साथियों ने आपके द्वारा ही चैनल से एक बाइट डाली थी आपने, तो मेरे से बहुत से मेरे यार दोस्तों ने, एडवोकेट्स ने पूछा आपने एनसीपी ज्वाइन कर ली पर हमें बताया नहीं। तो इसलिए जब उन्होंने ये कहा कि हमें बताते तो हम भी ज्वाइन करते। तो हम स्टेट लेवल पे एडवोकेट्स को एक ये इंटेलेक्चुअल बॉडी जो है वो जल्दी ही बनाएंगे। जैसे ही वीरेंद्र मराठा जी का अध्यक्षता के रूप में जो मार्गदर्शन होगा, हम अपनी बॉडी को तैयार करेंगे और लीगल सेल में भी हम अपना एक प्रभाव बनाएंगे और उन लोगों को साथ जोड़ेंगे। धन्यवाद। आप ने मुझे दी है, मैं उसको अपने तन मन धन हर तरह से मैं इनको सहयोग दूंगा और पूरी पार्टी के लिए हम दिन रात काम करने के लिए तैयार रहेंगे। SC सर की जिम्मेवारी आपको दी गई है, तो आप इस पार्टी में SC सर को किस प्रकार से लेकर आ पाएंगे? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? हम जिलेवार यात्राएं हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा इसमें हमारे कुनबा जुड़ता जाएगा, हर जिले से मैं एक 2 प्रतिनिधि उसके तैयार करूंगा। उसके बाद फिर फुल बॉडी जैसी बन जाएगी हमारे मोर्चे की, फिर हम उसके बाद आपको फिर दोबारा से एक बार इसके बारे में इतला करेंगे बहुत जल्दी। मैं ऋषिपाल पंचाल, प्रदेश महासचिव एनसीपी पार्टी हरियाणा। हम अपनी पार्टी का संगठन लगातार मजबूत करते जा रहे हैं और हमारा संगठन काफी बढ़ भी चुका है, जिसमें करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर में हमारी कार्रवाई चल रही है। और लोकसभा नजदीक आने की वजह से हम पूरे हरियाणा को कवर नहीं कर पा रहे। हमारा ध्यान करनाल लोकसभा क्षेत्र पर ज्यादा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। शरद पवार जी ने हमारी यहाँ की घोषणा की हुई है, तो उसमें हम लगे हुए हैं और सारा संगठन पूरे हरियाणा का भी हम कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे। और जैसा हमें हल्के पूरे लोकसभा क्षेत्र में रिस्पॉन्स मिल रहा है, सारी बरादरियों के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यहाँ बड़े अच्छे मार्जिन से हम लोकसभा की सीट शरद पवार जी की झोली में डालेंगे, एनसीपी की झोली में डालेंगे। लगता नहीं आपको? हमारे लिए कोई टेढ़ा रास्ता नहीं है। हमारे पार्टी के जो धुरंधर नेता है मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, वो लगातार 20-22 साल से इस उत्तरी हरियाणा क्षेत्र में इनकी पूरी पहचान पूरे हरियाणा में है वैसे तो, और 20-22 साल से इनका अपना एक कैडर है और आज वो पूरा उनका पुराना कैडर खड़ा हो चुका है और जी जान से लग चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पार्टी यहाँ से जीतेगी। चुनाव जीतने के लिए तो गठबंधन एक मतलब कि खिलाड़ी पाएंगे। हमारे साथ सभी समाज जुड़ा हुआ है, सारे हम अलग अलग बिरादरी और अलग अलग समाज से है। हमारे एक कश्यप समाज है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पंचाल समाज, जागड़ा समाज, दीवान समाज और सभी वर्ग के लोग, जाट समाज,
गुज्जर समाज, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं। कम्बोज समाज है, तो बड़ा अच्छा रुझान हमारी पार्टी का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मतलब मिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? हाँ जी, मिशन मान लिया आपने? हाँ, मिशन 2024 में मराठा वीरेंद्र वर्मा जी करनाल लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जीतेंगे जी। और गठबंधन के प्रधानमंत्री बनेंगे इंडिया के।